कक्षा 12 के स्टूडेंट्स के लिए अध्याय संख्या 4 विश्व की जनसंख्या और संरचना, उसका अध्ययन हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। जनसंख्या संरचना या पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को हमें दूसरे अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे जनसंख्या संरचना कह सकते हैं, इसको जनसंख्या का संगठन कह सकते हैं या जनांकीय संरचना भी कह सकते हैं। इस जनसंख्या संरचना के तहत जनसंख्या संरचना के 5 प्रमुख घटक होते हैं, जिनमें आयु संरचना, लिंगानुपात, जनसंख्या संगठन, साक्षरता और व्यावसायिक संरचना को प्रमुख घटक के रूप में शामिल किया गया है। हमें किसी भी क्षेत्र के प्रादेशिक विकास और उसके नियोजन के लिए जनसंख्या संरचना को पढ़ना नितांत आवश्यक होता है। इस जनसंख्या संरचना या जनसंख्या संगठन में सामान्यतः किसी क्षेत्र का आयु वर्ग, वहाँ के स्त्री पुरुष अनुपात, व्यवसाय, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या, साक्षरता आदि विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि आयु संरचना क्या है। जो इसके 4 घटक अभी हमने बात की, आयु संरचना, लिंगानुपात, जनसंख्या संगठन, साक्षरता, व्यावसायिक संरचना, इनमें सर्वप्रमुख सबसे पहले हम लेंगे आयु संरचना को। आयु संरचना के तहत किसी देश या प्रदेश में पाए जाने वाले विभिन्न आयु के लोगों का उनकी आयु या उम्र के अनुसार वर्गों में रखकर अध्ययन किया जाता है। किसी भी देश की जनसंख्या को हम सामान्यतः 3 वर्गों में रख सकते हैं, जिनको हम यदि विभाजित करें जनसंख्या को तो सबसे पहला वर्ग रखेंगे 0 से 14 वर्ष के आयु वर्ग का। उसके बाद में हम रख सकते हैं 15 से लेकर 64 वर्ष के आयु वर्ग का, और तत्पश्चात हम जो लास्ट वाला वर्ग है वो है 65 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग का। यह विभाजन ही जनसंख्या की आयु संरचना कहलाता है। किसी भी देश में कार्यशील जनसंख्या ज्ञात करने के लिए उस देश की जनसंख्या की आयु संरचना का अध्ययन बहुत आवश्यक होता है। उसी आयु संरचना का अध्ययन करने के लिए अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से इसका अध्ययन किया जाता है। सामान्यतः हम देखेंगे भारत के संदर्भ में और विश्व के संदर्भ में तुलनात्मक रूप से हम इसको पढ़ेंगे। सन 2014 के जनसंख्या संरचना के वैश्विक आंकड़ों को हमें एक बार दृष्टिपात कर लेते हैं। तो इस वर्ष 2014 के वर्ष में विश्व में जो वृद्ध लोग थे उनकी संख्या थी 6.8% सकल जनसंख्या में से, और विश्व में सर्वाधिक उम्रदराज लोगों की जो जनसंख्या है उसमें पहले स्थान पर आता है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप प्रथम स्थान पर, द्वितीय स्थान पर उत्तरी अमेरिका, तृतीय स्थान पर अफ्रीका और तृतीय स्थान पर एशिया, और चौथे स्थान पर हम अफ्रीका को रखते हैं। यानी कि सर्वाधिक जो वृद्ध लोग हैं 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं वो यूरोप में, उसके बाद में उत्तरी अमेरिका में, उसके बाद ये एशिया और फिर अफ्रीका महाद्वीप में। यूरोप में जो वृद्धों की जनसंख्या है वो 14.6% 2014 के आंकड़ों के अनुसार, उत्तरी अमेरिका में 12.5% और एशिया में 5.8% लोग हैं। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे कम वृद्ध हैं। वहाँ वृद्ध होने से पहले ही लोग काल कवलित हो जाते हैं। सिर्फ 3.2% जनसंख्या है वृद्धों की। और यदि इसको हम महाद्वीपीय दृष्टिकोण से इतर देशी दृष्टिकोण से देखें तो विश्व में जो टॉप देश है जिनमें वृद्धों की संख्या अधिक है उनको हम क्रमशः लेते हैं जापान के बाद में सेकंड नंबर पे जर्मनी, थर्ड पे फ्रांस और फोर्थ पे ब्रिटेन। जापान में 18.27% वृद्ध हैं, जर्मनी में 17.17% वृद्ध हैं, फ्रांस में 16.21% वृद्धों की संख्या है और ब्रिटेन में 15.91% वृद्ध थे सन 2014 की वैश्विक आंकड़ों के अनुसार। अफ्रीका देश और अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है उसमें वृद्धों की संख्या बहुत कम है। अफ्रीका में
अधिकांश देशों में, अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देशों में वृद्धों की संख्या 2 और 3 के मध्य ही पाई जाती है। जैसे इथोपिया और सोमालिया, ये दो वहाँ के उदाहरण हम ले सकते हैं जिनमें वृद्धों की संख्या बहुत ही कम है। विश्व में वृद्धों की संख्या के बाद हम बात करते हैं युवा वर्ग की। समस्त वैश्विक आंकड़ों को मद्देनजर रखें तो विश्व में 35.2% युवा वर्ग है। सन 2014 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में 35.2% युवा थे, जिनमें सर्वाधिक युवा वर्ग अफ्रीका में, जहां वृद्धों की संख्या कम थी, उसके विपरीत युवा वर्ग ज़्यादा है। तो इसको हम क्रम से रख लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप पहले स्थान पर है, 44.71% युवा वर्ग है। दूसरे स्थान पर वहाँ हम रखेंगे एशिया महाद्वीप को, जिसमें 33.6% युवा वर्ग है। उत्तरी अमेरिका में 22.51% के साथ तीसरा स्थान है। दक्षिण अमेरिका में 21.5% के साथ चौथा स्थान रखता है दक्षिण अमेरिका युवा वर्ग जनसंख्या में। और यूरोप 5वें स्थान पर 17.5%। राष्ट्रीय स्तर पर हम देखते हैं जापान, जिसमें युवा वर्ग सबसे कम है 14.3%। उसके बाद में जर्मनी 15.2%, ब्रिटेन 17.7% और तत्पश्चात नंबर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका का 21.6%। कहने का तात्पर्य, इन देशों में जो विकसित देश हैं यहाँ युवाओं की संख्या कम है, युवा वर्ग की संख्या, और वृद्धों की संख्या अधिक है। जो देश विकसित है वहाँ युवा वर्ग की संख्या बहुत कम मिलेगी। विकासशील देशों में युवा वर्ग अपेक्षाकृत विकसित देशों से अधिक है। ये बात कर ली हमने आयु संरचना की। अब आयु संरचना के हम 3 उपभेद कर सकते हैं, जिसमें एक रखेंगे हम बाल आयु वर्ग, जिसको 0 से 14 वर्ष तक के उम्र के लोगों को शामिल किया जाता है। दूसरा इसमें वयस्क आयु वर्ग रखते हैं, जिसको 15 से 64 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है। तीसरा वृद्ध आयु वर्ग, जिसमें 65 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोगों को शामिल किया जाता है। बाल आयु वर्ग 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इसमें शामिल किया जाता है। इसको भी हम 3 उप विभाग और कर सकते हैं, जैसे 0 से 4 वर्ष का, 5 से 9 वर्ष और 10 से 14 वर्ष। ये जो बाल आयु वर्ग होता है, ये वर्ग अनुत्पादक होता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में इस आयु वर्ग का, बाल आयु वर्ग का, उस देश की अर्थव्यवस्था की विकास में हाथ नहीं होता। अपितु जो युवा वर्ग होता है उसको इस बाल वर्ग पर, इसके पालन पोषण पर, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर उसको ही खर्च वहन करना पड़ता है। इसका भार आर्थिक कार्य में संलग्न वयस्क व्यक्तियों पर ही पड़ता है। विश्व की लगभग, संपूर्ण विश्व की लगभग 26% जनसंख्या को हम इस 0 से 14 वर्ष तक के जो बाल आयु वर्ग है इसमें शामिल करते हैं। सबसे अधिक बालकों की संख्या बाल आयु, समस्त विश्व में सर्वाधिक बाल आयु वर्ग जिस महाद्वीप में जनसंख्या के अनुपात में सर्वाधिक है वो है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में समस्त जनसंख्या का औसतन 45% बाल आयु वर्ग का है। जन्म दर निम्न होने और जीवन प्रत्याशा उच्च होने के कारण विकसित देशों में बालकों की, बाल आयु वर्ग की जनसंख्या का आकार और अनुपात बहुत ही संकुचित है। जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पश्चिम यूरोप के देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ जन्म दर कम है और जीवन प्रत्याशा उच्च है, इसलिए बाल आयु वर्ग बहुत कम है। विकसित देशों में 16% और विकासशील देशों में बाल आयु वर्ग 29% पाया जाता है। वयस्क आयु वर्ग जो 3 उपवर्ग हैं आयु संरचना के, उसमें फर्स्ट बाल आयु वर्ग और सेकंड लेते हैं हम वयस्क आयु वर्ग। वयस्क आयु वर्ग के अंतर्गत हम शामिल करते हैं क्रियाशील जनसंख्या को। यह क्रियाशील जनसंख्या का मुख्य घटक है। इसमें
15 वर्ष से लेकर 64 वर्ष के आयु वर्ग के लोग शामिल किए जाते हैं। इसके भी हम 2 उप वर्ग कर सकते हैं, एक तो युवा वर्ग और दूसरा प्रौढ़ वर्ग। युवा वर्ग में 15 से लेकर 34 वर्ष आयु के लोगों को शामिल करते हैं और प्रौढ़ वर्ग में 35 से 64 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है। सन 2014 के संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों के अनुसार कुल जनसंख्या में वयस्क आयु वर्ग के लोग हैं 15 से 64 वर्ष के लोग, उनका अनुपात विकासशील देश और विकसित देशों में अलग अलग है। विकसित देशों में ये 67% हिस्सा रखते हैं और विकासशील देशों में 65%, जबकि पिछड़े देशों में इस वर्ग की जनसंख्या अब इन विकसित और विकासशील देशों की तुलना में बहुत कम है। संपूर्ण विश्व के लिए वयस्क आयु वर्ग का औसत 66% था संयुक्त राष्ट्र संघ के 2014 के आंकड़ों के अनुसार। तीसरा उपवर्ग है वृद्ध आयु वर्ग। अलग अलग देशों में इस आयु वर्ग को अलग अलग तरीके से मापा जाता है। जैसे भारत में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को वृद्ध मान लिया जाता है, तो कुछ विकसित देशों में 60 के स्थान पर 65 वर्ष की आयु को इस आयु वर्ग की निम्न सीमा माना जाता है। 65 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले, ये भारत के संदर्भ में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले वृद्ध आयु वर्ग में शामिल किए जाते हैं। संपूर्ण विश्व की 8% जनसंख्या 65 वर्ष और इससे अधिक आयु वाली है। वृद्ध आयु वर्ग के स्त्री पुरुष से सामान्यतः आर्थिक क्रियाशीलता के अभाव में आर्थिक रूप से वयस्क आयु वर्ग पर ही आश्रित होते हैं। इस आयु वर्ग की कई समस्याएं होती हैं, जैसे इनको स्वास्थ्य को लेकर इनको समस्या बनी रहती है, ये रोगग्रस्त रहते हैं अधिकतर। इस आयु वर्ग में भी हम देखते हैं कि वयस्क आयु वर्ग पर ही इस आयु वर्ग का भी भार रहता है। आयु संरचना के इस टॉपिक के बाद में जनसंख्या संरचना का जो दूसरा घटक मुख्य घटक है वो है लिंगानुपात। उसको पढ़ेंगे हम। लिंगानुपात पुरुष और स्त्रियों के बीच में संतुलन का एक सूचक होता है। इसको जो ज्ञात करने का सूत्र है कई अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से ज्ञात किया जाता है। जैसे भारत में जो सूत्र प्रयोग किया जाता है लिंगानुपात ज्ञात करने का वो है स्त्रियों की जनसंख्या में भाग दिया जाता है पुरुषों की जनसंख्या से और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से, जिसको बोलते हैं प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। ठीक इसके विपरीत कुछ देशों में दूसरा सूत्र काम लिया जाता है जिसमें पुरुषों की जनसंख्या में भाग दिया जाता है स्त्रियों की जनसंख्या को और उसको गुणा कर देते हैं 1000 से, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या। जनसंख्या विभाग यूनाइटेड नेशन संदर्भिका 2015 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में जो लिंगानुपात है उसके आंकड़ों को हम देखें तो हम पाएंगे कि सकल विश्व में जो लिंगानुपात था भारतीय तरीके से यानी प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या थी वो 2015 में थी 983 सकल विश्व में। अब इसको हम महाद्वीपों के अनुसार देखें तो सबसे अधिक लिंगानुपात यूरोप में था 1055, 1000 पुरुषों के पीछे 1055 स्त्रियां थी। दूसरे स्थान पर लैटिन अमेरिका जहां लिंगानुपात 1033 रहा। तीसरे स्थान पर उत्तरी अमेरिका जिसका लिंगानुपात 1029। चौथे स्थान पर रखा गया इसमें ओसेनिया को जिसका लिंगानुपात ठीक 1000 यानी स्त्री और पुरुष बराबर थे। पाँचवें स्थान पर अफ्रीका जो 999 के साथ में 5वें स्थान पर रहा अफ्रीका। मात्र एक स्त्री ही 1000 पुरुष के पीछे कम थी, इसको भी हम ठीक कह सकते हैं। और सबसे अंत में छठे स्थान पर रखा गया इसमें एशिया को 964 लिंगानुपात के साथ। विश्व के विभिन्न देशों के ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात में भी हमें अंतर देखने को मिलता है। जहां हमारे भारत में या भारत के साथ एशिया के अधिकांश देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या
स्त्रियों की संख्या से कम होती है और शहरों में अधिक होती है। ठीक इसके विपरीत विकसित देशों में, पश्चिम यूरोपीय देशों में, नगरों में जनसंख्या स्त्रियों की ज़्यादा होती है पुरुषों की तुलना में। और इसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि रोजगार के लिए महिलाओं का नगरों की ओर प्रस्थान करना। हमारे भारत में गांवों में महिलाएं अधिक रहती हैं, शहरों में महिलाओं की संख्या कम होती है। भारत और एशिया में उसके विपरीत विकसित देशों में स्थिति देखने को मिलती है। लिंगानुपात को हम थोड़ा विस्तार दें तो हम जान पाएंगे कि सन 1980 में विश्व में जो लिंगानुपात था, प्रति 1000 पुरुषों के पीछे जो स्त्रियां थी वो 993 थी, मात्र 7 कम थी। जो 2015 तक आते आते ये लिंगानुपात 10 अंक गिरकर 983 रह गया। अब हम बात कर लेंगे स्त्रियों की अधिकता वाले देशों की। इनमें हम शामिल करते हैं 1000। देखिए लिंगानुपात को ये जो भिन्नता है, इस लिंगानुपात की भिन्नता, इसको हम वैश्विक स्तर पर 4 भागों में बांटते हैं। 4 भागों में बांटते हैं तो सबसे पहले स्थान पर हम रखेंगे अत्यधिक स्त्री वाले देश। इस देश में इस भाग में उन देशों को शामिल करते हैं जिनमें स्त्रियों की संख्या 1050 से अधिक है। 1000 पुरुषों के पीछे 1050 से अधिक स्त्री वाले देश, ये अत्यधिक लिंगानुपात वाले देश हैं। इस वर्ग के अंतर्गत पश्चिमी यूरोपीय देश, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी भाग, उनको हम शामिल करते हैं। इन देशों में स्त्रियों की संख्या अत्यधिक है। दूसरे स्थान पर दूसरे वर्ग में हम लेते हैं, दूसरे भाग में स्त्री अधिकता वाले देश। इस भाग में 1050 से लेकर 1000 जो लिंगानुपात वाले देश हैं, उनमें यूक्रेन, संयुक्त राज्य, इसका यूरोप का यूक्रेन है, बेलारूस है, पोलैंड है। एशिया में मंगोलिया, कजाकिस्तान, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार और दक्षिण अफ्रीकी देशों को शामिल किया जाता है। इन देशों में भी स्त्रियों की संख्या पुरुषों की से एक ज़्यादा है। तीसरे भाग में हम शामिल करते हैं पुरुष अधिकता वाले देश। इसमें लिंगानुपात 950 से 1000 के बीच में पाया जाता है। इस वर्ग में शामिल करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, चीन, कोरिया, मैक्सिको, ब्राज़ील, ईरान और क्यूबा देशों को। इनमें पुरुषों की संख्या स्त्रियों की तुलना में अधिक है। चौथे भाग में हम रखते हैं अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देशों को, जिसमें 950 से भी कम लिंगानुपात पाया जाता है। जो भारत जो देश है वो इसी श्रेणी में आता है। जनसंख्या संरचना के तहत अब हम पढ़ेंगे जनसंख्या का संगठन। जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं? जनसंख्या संगठन से तात्पर्य क्या है? इसका उत्तर है कि जनसंख्या संगठन में किसी देश की नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात को देखा जाता है। विश्व की कुल जनसंख्या का 50% से भी अधिक नगरों में निवास करता है। इस समय विश्व स्तर पर नगरीय जनसंख्या में प्रतिवर्ष 6 करोड़ की वृद्धि हो रही है और ग्रामीण जनसंख्या में जो प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है वो मात्र 3 गुना ही है। ग्रामीण जनसंख्या से वृद्धि से 3 गुना अधिक है। एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में 38% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। अब इसके ठीक विपरीत, एशिया और अफ्रीका की विपरीत स्थिति है उत्तरी अमेरिका और पश्चिम यूरोप की। इन देशों में, उत्तरी अमेरिका और पश्चिम यूरोपीय देशों में 75 से लेकर 78% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। यानी कि एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में ग्रामीण जनसंख्या अधिक रहती है, अधिक निवास करती है, और उत्तरी अमेरिका और पश्चिम यूरोपीय देशों में नगरीय जनसंख्या का अधिक निवास है। कुछ आंकड़ों से तुलनात्मक अध्ययन करें तो सन 1800 ईस्वी तक केवल 2.5% जनसंख्या ही नगरों में निवास करती थी, जो 1960 में बढ़कर 35% हो गई और 1975 में बढ़कर हो गई 38%।
1999 तक आते आते ये 45% हो गई नगरों की जनसंख्या, जो 2015 तक पहुंचते पहुंचते 53% हो गई है। 1960 से 2000 तक नगरीय जनसंख्या 80 करोड़ से बढ़कर 290 करोड़ हो गई, जो 3 गुने से भी अधिक है। और इसी अवधि के दौरान 1960 से लेकर 2000 ईस्वी तक विश्व की कुल जनसंख्या में मात्र 2 गुना वृद्धि हुई, 3 अरब से 6 अरब हुई। एक अनुमान लगाया गया है जनसंख्या प्रेक्षेपण के अनुसार कि सन 2030 तक नगरीय जनसंख्या 8 अरब तक बढ़ जाएगी। और एक अनुमान ये भी है कि सन 2025 तक विश्व की 61% जनसंख्या नगरीय जनसंख्या हो जाएगी। सार स्वरूप हम कह सकते हैं कि जनसंख्या संगठन के अंतर्गत नगरीय जनसंख्या की वृद्धि निरंतर होती जा रही है, ग्रामीण जनसंख्या का जो अनुपात है वो कम होता जा रहा है। हम देख लेते हैं कि विश्व में जनसंख्या का जो वर्गीकरण है, नगरीय जनसंख्या का वितरण है, वो किस प्रकार से है। इसके अंतर्गत हम 3 उपविभाग करते हैं: उच्च नगरीय जनसंख्या वाले देश, मध्यम नगरीय जनसंख्या वाले देश और न्यून नगरीय जनसंख्या वाले देश। उच्च नगरीय जनसंख्या वाले देश हैं उनमें 60% से अधिक नगरीय जनसंख्या पाई जाती है। उदाहरण के लिए हम लेते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका को, कनाडा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको और ब्राज़ील है दक्षिण अमेरिका में, जैसे ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, न्यूजीलैंड है, एशिया महाद्वीप में जापान, सिंगापुर, अर्जेंटाइन, ये दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना, और यूरोप महाद्वीप के अधिकांश देशों में नगरीय जनसंख्या उच्च प्रतिशत पाया जाता है। इन देशों में विकसित देशों की जनसंख्या, विकसित देश अधिक है, विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या कम होती है, विकसित देशों में अधिक होती है। मध्यम नगरीय जनसंख्या में 40 से लेकर 60% तक की जनसंख्या नगरों में निवास करती है। इसके उदाहरण है चीन, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, वेनेजुएला, क्यूबा, जमैका और हैती। न्यून नगरीय जनसंख्या वाले देश, हमारा देश भारत इसी वर्ग में शामिल है। इस वर्ग में 40% से कम नगरीय जनसंख्या वाले देशों को शामिल किया जाता है, जैसे भारत है, भारत के पड़ोसी पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य देश और अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देशों को इसमें शामिल कर लिया जाता है। जनसंख्या संरचना के तहत अब हम लेते हैं साक्षरता को। साक्षरता द्वारा जनसंख्या के गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। किसी देश, किसी प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक विकास का विश्वसनीय और यथार्थ सूचक जो होता है वो है साक्षरता। साक्षरता का अध्ययन करते समय इसके जो आंकड़े जुटाए जाते हैं उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि जनसंख्या 0 से लेकर 7 वर्ष तक के बच्चों को इसमें शामिल नहीं करते। कुल जनसंख्या का वह प्रतिशत जिसमें 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग अपने दैनिक जीवन में पढ़ सकें, लिख कर एक दूसरे को समझा सकें, वही व्यक्ति साक्षर माना जाता है। साक्षरता जनसंख्या के प्रजनन, मृत्यु दर, जनसंख्या की गत्यात्मकता और व्यवसाय आदि पक्षों को बहुत गहराई से प्रभावित करती है। आर्थिक विकास किसी देश का जानना हो, आर्थिक विकास का स्तर साक्षरता के कारण ही संभव हुआ है। जिस देश में साक्षरता अधिक है उस देश का, उस प्रदेश का, उस राज्य का आर्थिक विकास बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। वैश्विक के आंकड़ों के मुताबिक हम देखते हैं मानव विकास रिपोर्ट 2008 के आंकड़े जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने की प्रेस से प्रकाशित है, उसके मुताबिक 15 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले जो व्यक्ति हैं जिनमें 100% साक्षरता वाले देशों को शामिल किया गया है, उनमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, इन देशों में 100% साक्षरता है। 15 वर्ष से अधिक आयु वाला एक भी व्यक्ति निरक्षर नहीं है। साक्षरता ही किसी क्षेत्र की उन्नति और विकास का एक मापदंड होती है और समस्त विश्व में, सकल विश्व में
2008 के आंकड़ों के अनुसार 15 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले लोगों की जो साक्षरता थी वो थी 77%। लास्ट हम ले लेते हैं जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना। जनसंख्या में कार्यरत जनसंख्या के विभिन्न व्यवसाय अथवा कार्यों में संलग्नता का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। परिश्रम में युक्त व्यवसाय कार्यों में जुड़ी और इन्हीं कार्यों से जीविकोपार्जन करने वाली जनसंख्या को हम कहते हैं, आर्थिक रूप से इसको कहा जाता है सक्रिय जनसंख्या। किसी निश्चित आर्थिक कार्य के अंतर्गत जुड़ी हुई इसी सक्रिय जनसंख्या के आनुपातिक वितरण को जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना कहा जाता है। आप संयुक्त राष्ट्र के अनुसार व्यावसायिक वर्ग कई हैं, जैसे कृषि है, वानिकी है, आखेट, पशुपालन, खनन, मत्स्य पालन इत्यादि। कार्यशील जनसंख्या जो 15 से 64 वर्ष का जो आयु वर्ग है उसमें शामिल की जाती है, उसको शामिल किया जाता है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं। ये लोग कृषि, वानिकी, मत्स्य, विनिर्माण, परिवहन, संचार आदि कई कार्यों में संलग्न होते हैं। जिन देशों में अल्प विकसित अर्थव्यवस्था पाई जाती है वहाँ की जनसंख्या प्राथमिक व्यवसायों में अधिक संलग्न होती है, और विकासशील देश और विकसित देश हैं वहाँ की अर्थव्यवस्थाओं में वहाँ के निवासी तृतीयक, द्वितीयक और साथ ही चतुर्थ और पंचम व्यवसायों में अधिक संलग्न होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप देशों में 60 से लेकर 70% तक जनसंख्या ऐसी है जो द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय में जुड़ी हुई है। चतुर्थक व्यवसाय में भी यहाँ के लोग संलग्न हैं। वैसे चतुर्थक व्यवसाय में संलग्न जनसंख्या के लोगों की संख्या तो कम होती है पर उनकी आय सर्वाधिक होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी देश की जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना को समझना भी उस देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको जानने का एक माध्यम होता है। जहाँ प्राथमिक कार्यों में संलग्न जनसंख्या अधिक है वो देश अल्प विकसित हैं, पिछड़े हुए हैं, और जहाँ द्वितीयक और तृतीयक या चतुर्थ और पंचम व्यवसायों से जुड़े हुए लोग ज़्यादा हैं